नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आज लेकर के आए हैं हम आपके लिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की दुबे जी की चिट्ठियां। नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और उनकी मजेदार परेशानियों पर तंज कसती एक चुटकुली रचना है। जल से लेकर गांव तक और जयकार से लेकर जौ भेजरा तक ये कहानी आपको हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं दुबे जी की चिट्ठियां। अजी संपादक जी महाराज, जय राम जी की। कहिए, देश के लीडरों की आजकल कैसी कट रही है, इसका भी कुछ पता है? कोई आंदोलन न होने के कारण बेचारे बैठे बैठे जंग खाए जा रहे हैं। क्या करें, कोई काम ही नहीं। बड़े बड़े लीडरों का समय तो व्याख्यान देने, लेख लिखने तथा प्रेस प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर देने में कट जाता है, परंतु बेचारे छुट भइयों की मिट्टी पलिद हो रही है। इन बेचारों की इतनी हैसियत भी नहीं कि स्वास्थ्य सुधारने के लिए कहीं बाहर ही चले जाएं। अपने शहर में भला इतनी गुंजाइश तो है कि एकाध देशभक्त डॉक्टर मुफ्त में चिकित्सा करने को तैयार हो ही जाते हैं। बाहर जाकर यदि गले में ढोल डालकर ये मुनादी करते फिरे कि हम लीडर हैं, हमने देश के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, इतने दिन जेल में पड़े रहे हैं और अब भी आवश्यकता पड़े तो तुरंत जेल में जा बैठेंगे, तब भी शायद ही कोई पति आए। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य सुधारने के लिए हिंदुस्तान के बाहर जाना तो दूर रहा, अपने शहर के बाहर भी नहीं जा सकते। और ऐसे लीडर ईश्वर की दया से थोड़े नहीं हैं, इनकी संख्या बहुत है। कोई नगर ऐसा न होगा जिसमें इनकी काफी संख्या न हो। गत आंदोलन में ऐसे लीडरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जो कोई स्वेच्छा से अथवा पुलिस की कृपा से एक बार भी जेल चला गया, वह परमात्मा की कृपा से लीडर होकर ही निकलता है। और क्यों न होता, जब छूट कर आए तो स्टेशन पर स्वागत हुआ, शहर में जुलूस निकला और सभा हुई। उसमें उन्हें भी दो चार शब्द बोलने पड़े। जेल से छूटकर घर की ओर चलते समय अपने लीडर होने में यदि कुछ शक उत्पन्न हुआ तो वह उपयुक्त बातों से बिल्कुल ही निर्जीव हो गया। कुछ ऐसे महानुभाव भी थे जो करघा छोड़ तमाशे जाएं, नाहक चोट जुलाहा खाए वाली कहावत के अनुसार बेगार में धर लिए गए। उन्होंने जेल ही में कसम खा ली थी कि अब ऐसे तमाशों के पास भटकेंगे भी नहीं जिनकी बदौलत जेल की हवा खानी पड़े। तमाशबीनी का परिणाम खराब होता है। ऐसे लोग लौट कर आए तो घर के काम धंधों में ऐसे जुटे कि फुर्सत ही न मिले। कोई सभा वभा देखते हैं तो कतरा कर निकल जाते हैं। किसी ने पूछा भी कि आज सभा में चलोगे, तो उत्तर दिया कि एक बड़ा आवश्यक काम है, उससे फुर्सत मिले तो पहुंच जाऊंगा, परंतु बहुधा फुर्सत ही नहीं मिलती। यदि कुछ लोग लाज का ध्यान आ गया तो सभा समाप्त होने के समय पहुंच गए। लोगों ने सूरत देख ली, बस इतना ही काफी है। इन लोगों के संबंध में अपने राम बिल्कुल निश्चिंत हैं। यदि चिंता है तो उन लोगों की जो कि अपने को लीडर समझते हैं, या फिर उन बेचारों की जो लीडरी के अतिरिक्त और कोई काम कर ही नहीं सकते या फिर करना ही नहीं चाहते। संसार में ऐसे काम बहुत ही कम हैं जिनमें आम के आम और गुठलियों के दाम खड़े हो सके। उन बहुत कम कामों में लीडरी भी सम्मिलित है। उन बड़े बड़े लीडरों की बात तो छोड़िए, जिनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए हिंदुस्तान भर का जलवायु बहुत ही नाकिस साबित हो चुका है। भगवान जाने हिंदुस्तान के निवासियों का स्वास्थ्य किस प्रकार अपने अड्डे पर डटा रहता है। वह तो कहिए बड़ी खैर है कि अभी मंगल ग्रह का रास्ता नहीं मिला, अन्यथा पृथ्वी मंडल भर का जलवायु उनका स्वास्थ्य सुधारने में गच्ची खा जाता और उन बेचारों का मंगल ग्रह जाना पड़ता। इन लीडरों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इन लीडरों की माया अपने राम जैसे साधारण व्यक्ति की समझ के बाहर की बात है। उन लीडरों की दशा पर गौर कीजिए जिनकी लीडरी केवल शहर अथवा अधिक से अधिक जिले तक परिमित है। ये बेचारे स्वप्न देख रहे थे कि एक दिन वह भी आएगा
जबकि ये जिस शहर में जाएंगे वहाँ के रईस और अमीरों में इस बात का जूता चलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नेता महोदय को हम अपने यहाँ टिकवाएंगे। तब नेताजी एक छोटा सा व्याख्यान देकर उस झगड़े को रफा दफा कर देंगे। इसके पश्चात शहर में जुलूस निकलेगा। बाजारों में, दुकानों पर, मकानों की छतों पर लोग इस प्रकार भरे होंगे जैसे कि चारपाई में खटमल। कोई फूल बरसाएगा, कोई गुलदस्ता फेंक मारेगा। नेताजी की जय जयकार से आकाश का कलेजा दहल उठेगा। इसके पश्चात जनाब के फोटो खींचे जाएंगे, मान पत्र दिए जाएंगे, लोग तरह तरह की बातें पूछने आएंगे। प्रत्येक समय बड़े बड़े आदमी हाथ बांधे हुए नौकरों की तरह सामने खड़े रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी तरमाल उड़ाने पड़ेंगे और फिर सभा की जाएगी, व्याख्यान दिया जाएगा। व्याख्यान के पश्चात यदि नेताजी को जुकाम भी हो जाएगा तो देश भर के पत्रों में यह समाचार निकल जाएगा और सारा देश नेताजी का जुकाम अच्छा करने के लिए ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना करेगा। जब वहां से चलेंगे तो अगले स्टेशन पर स्वागत के लिए आदमी मौजूद ही रहेंगे। वहां फिर वही बातें। इस प्रकार अपनी जेब से एक छदाम निकाले बिना ही नेताजी आराम से सारा हिंदुस्तान घुमावेंगे। बताइए, इस सुख के आगे स्वर्ग सुख भी झेप जाता है। जब स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य पहाड़ों की कंदराओं और जंगली जानवरों के मठों में घुसे पड़े रहते हैं, तो इस सुख की प्राप्ति के लिए यदि कभी कभी जेल में पड़ा रहना पड़े तो क्या हर्ज है। बिना तपस्या के स्वर्ग सुख नहीं मिल सकता। इस सुख प्राप्ति की तपोभूमि जेल है। सो जनाब, तपोभूमि की सैर भी कराएं। परंतु अब बाहर तो क्या, अपने ही शहर में कोई नहीं पूछता। नेताजी जूतियां चटकाते घूमते हैं। कोई ऐसा विषय भी नहीं जो दूसरे तीसरे दिन व्याख्यान ही फटकार दिया जाए। अकारण व्याख्यान दे तो उनके पास उतने आदमी भी न फटके जितने की परेड बाजार में ताकत की दवा और ऊसर सांडे का तेल बेचने वालों के पास जमा हो जाते हैं। महात्मा जी ने संधि करके सब गुड़ गोबर कर दिया। आंदोलन चलता रहता तो कुछ तो कद्र होती, या फिर स्वराज ही मिल जाए जिससे कि जेल जाने का सर्टिफिकेट दिखाकर कोई ओहदा प्राप्त करे। इस प्रकार अधर में लटकने से तो कहीं के न रहे। इससे तो वही अच्छा था कि जेल में पड़े रहते और कुछ न होता तो कीमत ही बढ़ती रहती। हारे दर्जे और कुछ न हो तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करें और इस प्रकार कुछ नाम कमाने का अवसर हाथ लगे। कुछ लोगों ने तो अपना बाहरी रूप और रंग ढंग बिल्कुल गांधी जैसा बनाया, परंतु फिर भी महात्मा जी की कैसी कद्र न हुई। अफसोस, संपादक जी, ऐसी दशा में हमारे भूतपूर्व जेल तपस्वी क्या करे। कोई रोजगार धंधा करे तो उसके लिए रुपया चाहिए। दूसरे यह काम भी नेताजी की चित्तवृत्ति के प्रतिकूल है। नेताजी रोज रोजगार धंधा शिव 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 यही करना होता तो जेल की हवा क्या झक मारने के लिए खाई थी। फिर यदि ऐसा कर भी ले तो नेतापन पर हड़ताल पुती जाती है। वह नेता ही क्या जो व्याख्यान देने, प्रेस प्रतिनिधियों से बात करने के अतिरिक्त पेट के धंधे के लिए कुछ करे, जिसके लिए लोगों को प्रत्येक समय षड्यंत्र रचना पड़ता है। वह पेट के धंधे की चिंता कैसे करे, डूब मरने की बात है। अतएव ये लोग करें तो क्या करें। कदाचित आप कह उठें कि देहातों में घूम घूम कर ग्राम संगठन करें, किसानों में जागृति पैदा करें। सो जनाब, ये कहना जितना सरल है उतना सरल करना नहीं है। देहातों में घूमने में बड़ी कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को आप समझ ही नहीं सकते। कभी देहातों में घूमे हो तो समझें। पहली बात तो यह कि जेल की रोटियां खाने, देश सेवा करने और व्याख्यान देने के कारण नेता महोदय का हाजमा इतना खराब हो गया है कि अंगूर, सेब, संतरा, केला, अमरूद, ककड़ी, दूध, दही, मक्खन, शहद इत्यादि के अतिरिक्त उन्हें कुछ हजम ही नहीं होगा। ये चीजें देहातों में कहाँ धरी हैं। देहात वाले इन चीजों का प्रबंध नहीं कर सकते। हाँ, इन चीजों से भरा हुआ एक छकड़ा प्रत्येक समय नेताजी के साथ रहे तो फिर देखिए ऐसा बढ़िया ग्राम संगठन हो जैसा शहद की मक्खियों का होता है। इसमें संदेह नहीं कि किसान ही देश के अन्नदाता है
और किसानों के उद्धार पर ही देश का उद्धार निर्भर है। किसानों का जीवन ही आदर्श जीवन है। देहातों की जलवायु का क्या कहना, किसानों के बराबर कोई भला मानुष नहीं। गर्ज की तमाम जमाने की खूबियां केवल किसानों में ही घुसकर आ गई हैं। साथ ही जितनी परेशानी और मुसीबत पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने तवल्लुद की है, वह सब किसानों को ही झेलनी पड़ती है। ये सब ठीक है, परंतु उनके बीच में रहकर काम करना ये जरा टेढ़ी खीर है। उन्हें तो दूर से ही शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि न तो वहां अंगूर और संतरे हैं, न खस की टट्टियां और न बिजली के पंखे और मोटर कारें। जौ भेजर की रोटियां और मट्ठा कौन खाए, छकड़ों पर सवार कौन करे, जलती हुई धूप में कौन घूमे। अंगूर की जगह महुए और संतरे की जगह कैथा। सो डॉक्टर दोनों चीजों को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक बताते हैं। जौ भेजरा कैसे हजम करे, गेहूं तो हजम होता नहीं। फल और दूध मक्खन के अतिरिक्त और कुछ खा ही नहीं सकते। जौ भेजरा खाना होता तो जेल क्या बुरा था, जहां किसी भी समय कानून तोड़कर खा सकते थे। इसके अतिरिक्त वहां जो व्याख्यान देंगे उनको प्रेस में कौन भेजेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तमाम जमाने भर की लियाकत खर्च कर दीजिए, मगर दाद देने वाला कोई नहीं। कोई बात जरा भी उल्टी पड़ जाए तो उजड़ किसान सिर की खाज मिटाने को तैयार हो जाएंगे। वहां का खेल तो कभी कभी ठीक ही है, और वह भी इस तरह कि 4 दिन पहले से कहला भेजा कि अमुक दिन नेताजी पधारेंगे। उनके लिए पाव भर मक्खन और मक्खन के लिए मिश्री हो, शक्कर न हो, 2 सेर दूध और जितने प्रकार के फल मिल सके वो सब प्रस्तुत रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कुछ खाएंगे तो लौट कर आना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार तैयारी करके नेताजी एक दिन मोटर कार अथवा रेल द्वारा देहात में पहुंच गए। लोगों से जय बुलवाई, पैर छुआए और एक व्याख्यान में उनको संगठित होने की शिक्षा देकर स्वराज्य में सर्व सुख प्राप्ति का सब्जबाग दिखाकर और जमींदारों तथा सरकार को कोसकर वापस आ गए। शहर में आकर किसी चेले द्वारा प्रेस में अपने दौरे तथा व्याख्यान की रिपोर्ट भिजवा दी। बस ग्राम संगठन और किसानों की जागृति का पहाड़ खुद गया। शहर में जब कभी व्याख्यान देना पड़ा तो यही रोना रोना पड़ता कि आप लोग किसानों का संगठन कीजिए। कहते किससे हैं? व्यापारियों से, नौकरी पेशों वालों से, जिन्हें पेट के धंधे से ही छुट्टी नहीं। अपने लिए तो शहर का संगठन ही ठीक है, देहात का संगठन दूसरे करें। सो फिलहाल शहर के संगठन का काम ही पिलपिलाया हुआ है। ऐसी दशा में इन नेताओं के लिए कोई काम नहीं रह गया। दिन भर बैठे चरखा चलावे, ये भी असंभव है। चरखा चलाना तो वैसा ही है जैसा भगवान का पूजन करना। घंटे आध घंटे काफी है। समय पर कसम खा सकते हैं कि हम नित्य चरखा चलाते हैं। अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए चरखा चलाना बड़ा कष्ट साध्य है। चरखा तो दूसरों से ही चलवाना ठीक है। या फिर महात्मा जी चरखा चला सकते हैं, और यदि नेता लोग दिन भर चरखा ही चलाने लगेंगे तो बस फिर भगवान मालिक हैं। जनता को शिक्षा कौन देगा? ये सब कठिनाइयां नेता लोगों के सामने हैं। संपादक जी, आप ही बताएं, इन कठिनाइयों से निकलने की क्या कोई युक्ति है? धन्यवाद।